जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए अंतिम 10 दिनों की फुल तैयारी। और ये जो क्लास है इसमें हम आपको पूरे जो आपके अब 10 दिन और बचे हैं एग्ज़ाम के, उसमें अब हम आपको हर एक खंड से टॉपिक से एक एक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट कराएंगे। और ये पूरा एक फुल रिवीजन क्लास रहेगी, जिसमें हम आखिरी अब जो 10 दिन बचे हैं उसमें हम खंड 3 और खंड 4 से कंप्यूटर की लेकर आए हैं। और कंप्यूटर में मेन टॉपिक आपका जो है MS ऑफिस से संबंधित है, जिसमें हम MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट से संबंधित क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं। और दूसरा आपका मेन टॉपिक जो खंड 4 है CDP की क्लास, जिसमें है ना गर्भ शिशु की, जो गर्भस्थ शिशु है उसकी देखभाल से संबंधित, और उसमें जो बाल विकास से संबंधित आपका पोर्शन है, जिसमें 45 अंक के क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको इसी में क्लास में कराए जाएंगे। तो सभी लोग क्लास से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लास को शेयर करते रहिएगा। क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और क्लास को अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी रोज़ की क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहेगा। तो चलिए हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। बस क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिए, आप सभी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और क्लास को लाइक भी करते रहिएगा। और इसकी अगर PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। और ये जो क्लास रहेगी इसमें हम आपको खंड 3 और खंड 4 से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें हम आपको 45 नंबर की CDP जो आपके क्वेश्चन आएगा, CDP के 45 क्वेश्चंस वो कराएंगे, और कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि आपके खंड 3 और खंड 4 को पूरा करेगा। तो पेपर में यहीं से आना है। देखिएगा, आप जब क्लास देखेंगे तो आपको खुद दिखेगा कि क्लास में पढ़ाए गए एक एक क्वेश्चंस जो हैं आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बस आपका काम सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग क्लास को बस शेयर ज़रूर करते रहिएगा, साथ साथ शेयर करते रहिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आपका काम इतना सा है। देन फिर हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे और आप खुद कहेंगे कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। तो चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सभी ने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। और जैसा कि आप ये थंबनेल देख ही रहे हैं, तो थंबनेल के अकॉर्डिंग ही आपको आज के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और आप उसको अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है कि किसी भी टेक्स्ट, है ना, कोई भी टेक्स्ट है एवं ग्राफिक को कट करना है और कॉपी करने के लिए वह किस स्थिति में होना चाहिए। सबसे पहले आपको कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इसके आंसर्स आप कहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते रहिएगा, ठीक है। पहले जो अभी जो क्वेश्चंस करा रहे हैं हम कंप्यूटर से संबंधित करा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बताइए, क्वेश्चन है कि अगर कोई भी टेक्स्ट है या ग्राफिक है, उसको अगर कट कॉपी करने से पहले किस स्थिति में होना चाहिए। सिलेक्ट स्थिति में, इंपोर्ट में, पेस्ट में, या फिर नन ऑफ अबव में। देखिए, कोई भी आपने, अगर आपके जैसे कि विंडो पर आपने कोई भी वर्ड वगैरह पे कोई भी शब्द वगैरह मैटर आपने लिखा, ठीक है। अगर मैटर लिखा है तो सबसे पहले अगर इसको आपको कट करना है या कॉपी करना है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे मैटर को क्या कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आप इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप चाहे इसको कॉपी करें या फिर इसको कट करें, लेकिन सबसे पहले आपको पूरे मैटर को क्या करना पड़ेगा, पूरे से सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जिसके लिए हम ये कंट्रोल
क्या दबा देते हैं, ए दबाते हैं ना। कंट्रोल ए के द्वारा हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं पूरे मैटर को, है ना। पूरे मैटर को कंट्रोल ए के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको कट कॉपी आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन फिर आप उसको कट और कॉपी कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में सबसे नीचे की स्क्रीन, नीचे जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो है ना, जैसे एमएस वर्ड चल रहा है, ठीक है, एमएस वर्ड है, ये पूरा एमएस वर्ड है। अब वो बोल रहा है नीचे की जो स्क्रीन, मतलब कि नीचे जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो स्क्रीन दिखाई देती है, इस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या होता है, आपका टाइटल बार होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी फिर वो पेज विंडो वगैरह होते हैं। अब आपको ये बताना है कि ये जो है, ये वाला जो है वो कौन सी विंडो कहा जाता है, कौन सा बार होता है, या कौन सी इसको क्या बोलेंगे, स्टेटस बार बोलेंगे, टाइटल बार बोलेंगे, मेन्यू बार बोलेंगे, या फिर एंड बार बोलेंगे, बताइए क्या कहा जाएगा जो एमएस वर्ड में नीचे की ओर। तो याद रखें, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटस बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको स्टेटस बार बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपकी जितनी भी विंडो ओपन रहती हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आ जाते हैं। और टाइटल बार कहाँ होता है, तो टाइटल ऊपर की ओर होता है, आप ये भी रखें। फिर उसके बाद मेन्यू बार आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद कितनी स्क्रीन विंडो पर दिखाई देती हैं, बताइए। जब एमएस वर्ड को आपने ओपन किया तो ओपन करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट कितनी स्क्रीन दिखाई देंगी, 1, 2, 3 या फिर कोई नहीं, बताइए। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे और क्लास को लाइक भी करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कितनी देखने को मिलती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 कितनी स्क्रीन देखने को मिलती हैं, तो 2 स्क्रीन देखने को मिलती हैं, ठीक है। स्क्रीन विंडो पर आती हैं। एक सेकेंड रुकें कि एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद कितनी स्क्रीन विंडो पर आती हैं, तो 1 आती है। कितनी आती है, 1 ही आती है, ठीक है। इसमें आंसर गलत है, ठीक है, आप याद रखें, 1 ही है आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लाइन के स्टार्टिंग में जाने के लिए जिस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई भी लाइन लिखी है, ठीक है, ऐसे लाइन लिखी और आप यहाँ पर हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, फर्स्ट लाइन पे जाना है। तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस होम की, या फिर होम की, या फिर पेज, या फिर अप एरो का यूज़ करेंगे, बताइए किस की का यूज़ करेंगे। जब आपको क्या है कि कोई भी लाइन की स्टार्टिंग में, मतलब लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए आप इसमें से क्या दबाएंगे। तो लाइन की स्टार्टिंग में जाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, तो होम टैब का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, होम टैब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अप एरो से तो आप धीरे धीरे करके ऊपर जाएंगे, लेकिन होम जो की होती है उससे लाइन के स्टार्टिंग में चले जाएंगे। लाइन की स्टार्टिंग के लिए होम की यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ग्राफिक अपनी सूचना एवं विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। देखिए सिंपल सा बोला है कि जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं और वो अपनी जैसे ग्राफिक्स के थ्रू आप है ना सूचना दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, तो ये जो दृश्य जो है वो प्रेजेंटेशन है, तो ये किस तरीके का है, वर्ड आर्ट वाला, या क्लिप आर्ट वाला, या ऑटो शेप वाला, या फिर स्मार्ट आर्ट, बताइए। इनमें से वर्ड आर्ट ग्राफिक्स हमको सूचना और विचार के लिए प्रेजेंटेशन देता है, या क्लिप आर्ट देता है, या ऑटो शेप देता है, या फिर स्मार्ट आर्ट देता है। देखिए आज के जो क्वेश्चन हैं हम थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे ताकि आपको कम अब आपका टाइम बचा है, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकें। चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कौन सा आर्ट कहलाता है, स्मार्ट आर्ट कहलाता है। ये क्या है, स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स आपकी जो सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं कि सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। देखिए आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा था, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये राम लिखा है, अब इसको आपने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको आपने क्या कर लिया है, इसको आपने ए सिलेक्ट कर लिया है। अब आपने इसको सिलेक्ट करा है, लेकिन आपको है ना इसके नीचे क्या करना है, तो इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी, क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, या फिर कंट्रोल प्लस ए, या फिर अल्टर प्लस ई, या कंट्रोल प्लस यू, बताइए कौन सी करेंगे। तो देखिए जो कंट्रोल प्लस ए है ये तो क्या है, सिलेक्ट करने के लिए होती है, किसके लिए होती है, सिलेक्ट करने के लिए होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। अब वो बोल रहा है कि जो सिलेक्टेड लाइन है उसके नीचे अंडरलाइन करना है, तो आप कंट्रोल यू का यूज़ करेंगे, किसका करेंगे, आप कंट्रोल यू का यूज़ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल यू का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज़ करेंगे। देखिए वही फिर से आपने ये जो शब्द लिखा था, ठीक है, इस शब्द को आपने क्या किया, तो इस शब्द को आपने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, लेकिन आपको है ना पेज में ये कहाँ पर लाना है, राइट साइड लाना है, कहाँ पर, राइट साइड से ले, यहाँ पर ये यहाँ की जगह यहाँ पर लिखना है आपको, यहाँ है ना, तो राइट साइड। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे, शिफ्ट प्लस आई, या कंट्रोल प्लस जे, बताइए कौन सी की का यूज़ करेंगे आप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर, किसका करेंगे, कंट्रोल प्लस आर का करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, बताइए। सुपर स्क्रिप्ट मतलब पावर लगती है ना किसी पर, 2 की पावर 2 है ना, 3 की पावर 2, ये जो पावर है इसको ही हम पर कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, इसको क्या बोला जाता है, सुपर स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो इसके लिए अगर हमें किसी भी डिजिट पर सुपर स्क्रिप्ट लगाना है तो बताइए कौन सी की का यूज़ करेंगे, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, या फिर शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है, या फिर कंट्रोल प्लस माइनस, या फिर कंट्रोल $, बताइए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जिससे क्या होगा कि सुपर स्क्रिप्ट लगेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, कौन सा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो की है इसका यूज़ करेंगे, तो किसी भी जो डिजिट है उस पर क्या लग जाएगी, सुपर स्क्रिप्ट लग जाती है, ठीक है। बताइए एक विशेष सूची जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। देखिए कोई भी विशेष सूची है, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ, अपने से संबंधित मतलब जो भी डॉक्यूमेंट पेज जिससे भी रिलेट है उससे रिलेट उसमें रेफरेंस पेज भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स बोलेंगे, क्लिपबोर्ड बोलेंगे, या फिर टेबल ऑफ कंटेंट बोलेंगे, या फिर टेबल बोला जाता है। तो देखिए इंडेक्स तो किसको बोलते हैं, जो आपको है ना क्या कहते हैं, किसी चीज़ की वो बताता है कि सूचना मतलब सूची बताता है, उसको तो इंडेक्स बोलते हैं। क्लिपबोर्ड जिसमें आप किसी चीज़ को सेव करके रख सकते हैं बाद में अगर आपको वही के वही यूज़ करना है मैटर को, ठीक है। और लेकिन ये टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है ये क्या होता है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट होता है अपने संबंधित रेफरेंस पेज उसके साथ ही होते हैं, उसे टेबल ऑफ कंटेंट कहा जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्टेड लाइन को अगर आपको बोल्ड करना है तो फिर आप क्या करेंगे, बताइए किस कुंजी का यूज़ करेंगे, है ना। ये जो पहले आपने कैसा लिखा था, ऐसे पहले जैसे आपने ऐसा लिखा है राम, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। कैसे करना है, बहुत ज़्यादा गहरा लिखना है ना, ए से लिखना, ए से,
ठीक है, इसको बोल्ड करके लिखना है। अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे बताइए, कौन सा यूज़ करेंगे, अल्टर प्लस बी या कंट्रोल प्लस ओ या फिर अल्टर प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस बी, बताइए इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो कौन सी करेंगे, कंट्रोल प्लस बी। ठीक है, ये कंट्रोल प्लस यू जो है वो अंडरलाइन के लिए था, ये आंसर नहीं है इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो ये क्या हो जाता है, कोई भी नाम जो है बोल्ड हो जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम कमांड के प्रभाव को ख़त्म करने की कौन सी कमांड होती है। देखिए, अंतिम कमांड जो रहती है उसके प्रभाव को ख़त्म करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है, रेडू या फिर कट या फिर अंडू या फिर क्लियर, बताइए कौन सी दी जाती है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडू। क्या होता है, अंडू जो रहता है, अंडू क्या होता है कि कोई भी अंतिम कमांड के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए जो कमांड दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अंडू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य क्षेत्र को मापने के लिए हम किस बार का उपयोग करते हैं। अगर कोई भी कार्य क्षेत्र है उसका मापन करना है तो हमें कौन से बार का यूज़ करना पड़ेगा, रूलर बार का, मेन्यू बार का, टास्क बार का या फिर टाइटल बार का, बताइए। कोई भी कार्य क्षेत्र का मापन करना है तो किस बार का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टास्क बार का। किसका यूज़ किया जाता है, टास्क बार का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है, टास्क बार का यूज़ किया जाता है। चल नेक्स्ट देखते हैं। बताइए कि अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए हम टेप पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, डेटा में या फिर होम या फिर पेज लेआउट या फिर इंसर्ट। तो बताइए किस में करेंगे। तो अपने टेक्स्ट को हमें क्या करना है, इंडेंट करना है। तो इंडेंट देने के लिए हम क्या करेंगे, किस टेप का यूज़ करेंगे, तो हम होम टेप का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, होम टेप का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होता है, पैराग्राफ जो होता है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कमांड की मदद से किसी भी टेक्स्ट, फुटनोट, एड नोट और मार्क को सर्च कर सकते हैं। बताइए किस कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को, फुटनोट को, एड नोट को या मार्क को हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गो टू, है ना। गो टू कमांड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को या फिर फुट नोट को, एड नोट को, मार्क को हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि समानार्थ शब्दों की शब्दकोश जिसका प्रयोग समानार्थ शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेट, स्पेलिंग या फिर थीसर्स या फिर रिसर्च। बताइए कि क्या बोलेंगे। तो देखिए, जो समानार्थ जो शब्द होते हैं जो कि है ना क्या कहते हैं, सिमिलर शब्द वर्ड होते हैं, उनको अगर हमें उनका प्रयोग करना है या उनको खोजना है तो हम ट्रांसलेट नहीं करते हैं, स्पेलिंग चेक नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, थीसर्स का यूज़ करते हैं, है ना। किसका करते हैं, सिनोनिम्स को देखने के लिए थीसर्स का यूज़ करते हैं। चलिए MS एक्सेल से क्वेश्चन है कि MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है। जो MS एक्सेल होती है उसमें जो वर्कबुक होती है ना, इसकी MS एक्सेल पे जो लिखा जाता है उसे वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, है ना, वर्कबुक बोलेंगे इसको। अब बताइए वर्कबुक किसका संग्रह है, चार्ट का या वर्कशॉप साइज़ का। चार्ट और वर्कशॉप साइज़ का, ये इनमें से
कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चार्ट और वर्कशॉप साइज दोनों का होता है ना। किसका होता है, चार्ट और वर्कशॉप साइज दोनों का संग्रह होता है। चलिए, एक पंक्ति मतलब एक रो और कॉलम मिलकर क्या बनाते हैं, ये रो है, ठीक है, ये रो है, आड़ी वाली ये रो होती हैं और ये कॉलम होते हैं। अब ये दोनों ने मिलकर जो ये बनाया है, ये क्या बनी है बताइए, ये क्या है, एक सेल है, बॉक्स है, ब्लॉक है, या इनमें से कोई नहीं। रो और जो कॉलम है ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये सेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। इसको क्या बोला जाता है, इस तरीके से जो बनती है इसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेड शीट में गणना करने के लिए आपको किसका प्रयोग करते हैं बताइए। आपको अगर कोई भी स्प्रेड शीट में गणना करना है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, वेरिएबल का या फॉर्मूला का या फील्ड का या फिर सेल का, बताएं किसका प्रयोग करेंगे। जब अगर स्प्रेडशीट में आपको गणना करनी है, स्प्रेडशीट में गणना करनी है तो आप किसका यूज़ करेंगे, तो उसमें फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मूला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट क्या है। देखिए MS एक्सेल में अगर आप कोई भी फाइल बनाते हैं, है ना, जैसे कि आपने फाइल बनाई विद्यालयपुर, ठीक है, विद्यालयपुर आपने क्या बनाई है, विद्यालयपुर आपने क्या बना दी, एक फ़ाइल बना दी है। अब इसमें एक्सेल में बनाई है, ठीक है, किस में बनाई है, एक्सेल में बनाई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जब PDF वगैरह ये जो PPT बनेगी उसके पीछे क्या लिखा आएगा, तो XLSX या फिर XLW या WK या फिर डॉक्स, बताइए क्या लिखा आएगा। तो MS एक्सेल पे जो है वो क्या लिखा आता है, XLSX, ठीक है, ये लिखा आएगा। क्या लिखा आएगा आपकी फ़ाइल के साथ, तो .XLSX, इससे ये पता चलेगा आपने MS एक्सेल पे बनाई है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा देखें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो 2007 के बाद क्या है, 7 के बाद के संस्करण में एक्स वर्कबुक जो है, देखिए 2007 तक क्या है था, 2007 तक सिर्फ एक सेकेंड 2007 तक जो है XLS बस इतना ही लिखा आता था, ठीक है। लेकिन अब एक और क्या बढ़ गया, यहाँ पर X बढ़ गया है, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक में अब के रूप में फाइल के रूप में सेवा दी गई है, ठीक है, एक और X का यूज़ होने लगा है। चल नेक्स्ट देखते हैं, बताइए MS एक्सेल 2003 के आवेदन, अब बताइए इसमें क्या कितना था। अभी हाल ही हमने आंसर आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि जो 2003 की फाइल होती थी, 2007 के बाद क्या आ रहा है, XLS लिखा आने लगा है ना, डॉट के, है ना, डॉट के बाद। अब बताइए कि 2000 ये कब से है, 2007 के बाद है, ये 2007 के बाद है। लेकिन वो पूछ रहे 2003, तो 2003 से पहले क्या आता था MS एक्सेल में, .XLS, क्या आता था, .XLS, ठीक है, ये ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलिएगा। सभी लोग क्लास को शेयर भी करेंगे, क्लास को लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, क्वेश्चन है MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह मतलब प्रतीक से शुरू होते हैं। कोई भी फॉर्मूला है वो किस प्रतीक से स्टार्ट होगा, तो ब्रैकेट ओपन से, फिर प्लस से, या इक्वल से, या फिर एट द रेट से। तो MS एक्सेल में जितने भी है ना, क्या कहते हैं, फॉर्मूले होते हैं, वो सभी किससे स्टार्ट होते हैं, इक्वल से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं, इक्वल से स्टार्ट होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल।
राइट आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए डिवाइड मतलब विभाजित करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो आपका कंप्यूटर होता है, एक्सेल होता है, उसमें अगर आपको कोई सी भी डिजिट को डिवाइड करना है तो डिवाइड के लिए इसमें कौन से जो है प्रतीक या फिर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोज ब्रैकेट का, या फिर स्लेश का, या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन का, या फिर हैशटैग का। बताइए। तो देखिए हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का यूज़ किस मतलब डिवाइड का लिए किसका साइन होता है, या तो इस तरीके का होता है, लेकिन इस तरीके का नहीं है तो फिर स्लेश के साइन से हम क्या करते हैं, डिवाइड को समझते हैं, है ना। तो ये लिखा रहता है 2/3, इस टाइप से लिख सकते हैं, तो स्लेश से बताएंगे। चलिए, गुणा करने के लिए कौन से साइन का यूज़ किया जाता है। बताइए, गुणा करने के लिए कौन से साइन का यूज़ किया जाता है, स्टार, या फिर गुणा, या स्लेश, या फिर ग्रेटर देन। बताएं किसका साइन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए गुणा करने के लिए हम स्टार का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, स्टार का, क्योंकि इसमें है ना मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई का नहीं होता है, जबकि स्टार का साइन होता है, और उस स्टार के साइन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टार हो जाएगा, ना कि गुणा। ठीक है, बताइए MS एक्सेल वर्कशॉप में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया जाता है। देखिए पहली सेल जैसे कि यहाँ से बहुत सारा चल रहा है, ठीक है, ये जो आपकी वर्कशीट है, ठीक है, ये क्या है, वर्कशीट है। एक्सेल में इसको वर्कशीट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो पहली सेल है, ये पहली जो सेल है, ये इसका नाम खुद ब खुद क्या रखा जाएगा, ए रखा जाएगा, या फिर ए रखा जाएगा, या फिर A1 रखा जाएगा, या फिर A0 रखा जाएगा। बताएं क्या होगा। तो देखिए इसका जो खुद ब खुद नाम क्या रखा जाएगा, तो इसका खुद ब खुद नाम रखा जाता है A1। क्या नाम रखा जाता है, A1। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, A1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुद से ही क्या नाम रखा जाता है, A1 नाम रखा जाता है। बताएं संपूर्ण स्तंभों को स्टॉक में रखने की कुंजी क्या है। देखिए संपूर्ण स्तंभों जितने भी यहाँ पर क्या हैं स्तंभ होते हैं इसके, वो उनको सबको स्टॉक में रखने के लिए किस की का यूज़ किया जाता है। Ctrl+H का, Ctrl+Shift का, Ctrl+0 का, या फिर Ctrl+C का। बताइए किसका यूज़ करते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+0 का। ठीक है, किसका करते हैं, Ctrl+0 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूरी पंक्ति को गुप्त कुंजी की कुंजी क्या है। मतलब अगर पूरी जो पंक्ति है, पूरी लाइन है, उसको अगर आपको छुपा के रखना है, हाइड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, Ctrl+Shift+ को ओपन कोष्टक रखेंगे, या Ctrl+9, या Ctrl+H, या Ctrl+- करेंगे। बताइए किस कुंजी का यूज़ करेंगे, किस की का प्रयोग करेंगे। तो पूरी पंक्ति को आपको अगर गुप्त कुंजी मतलब जो गुप्त करके रखना है, हाइड करके रखना है, तो उसके लिए आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो Ctrl+9 का। किसका करेंगे आप, Ctrl+9 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, Ctrl+9 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम का चयन मतलब सिलेक्ट करने के लिए प्रारंभिक है। बताइए, MS एक्सेल में एक संपूर्ण कॉलम का चयन करना है। ठीक है, ये क्या है, पूरी कॉलम, ये जो बनी हुई है, इस पूरी लाइन का क्या करेंगे आप, इस पूरी लाइन का आप क्या करेंगे, चयन करना है। इस पूरी कॉलम का पूरा क्या करना है, आपको चयन करना है। तो उसके लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे,
कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं किसका प्रयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में अगर आपको संपूर्ण मतलब पूरी कॉलम का क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से किसी का यूज़ नहीं करेंगे, किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संपूर्ण कॉलम को चालू करने के लिए किस कुंजी का यूज़ करेंगे। संपूर्ण कॉलम को, इस पूरी कॉलम को क्या करना है, आपको चालू करना है, तो उसके लिए आप किस कुंजी का यूज़ करेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस एच, कंट्रोल प्लस स्पेस बार या फिर कंट्रोल प्लस एच। बताइए। अभी आपके किसके चलेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस चलेंगे और फिर उसके बाद आपके किसके, सीडीपी के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, पहले कंप्यूटर के चलेंगे और फिर सीडीपी के क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, बताइए। तो राइट आंसर क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार से क्या हो जाता है, संपूर्ण कॉलम को चालू कर दिया जाता है। ठीक है, संपूर्ण कॉलम जो है चालू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए रैंक कुंजी क्या है। बताइए। अगर जो आपको एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बताएं। कंट्रोल प्लस एन, अल्टर प्लस एन या शिफ्ट प्लस एन या फिर एफ प्लस एन। बताएं कौन सी की का प्रयोग करेंगे। तो एमएस एक्सेल में अगर आपको नई वर्कबुक बनानी है तो आप उसके लिए कौन सी, तो कंट्रोल प्लस एन का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, कंट्रोल प्लस एन से क्या हो जाएगी, नई वर्कबुक आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स के लिए शब्द की खोज है। बताइए। बॉक्स अगर बनाना है तो उसके लिए कौन सी की का यूज़ करेंगे। शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F5, शिफ्ट प्लस F9 या शिफ्ट प्लस F10। बताएं किसका प्रयोग करेंगे। अगर बॉक्स के लिए शब्द खोजें तो आप किसका यूज़ करेंगे, किसी बॉक्स में शब्द खोजने के लिए, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करेंगे। किसका करेंगे, शिफ्ट प्लस F5 का यूज़ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से अभी आपके कंप्यूटर के पूरे 30 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करा दिए हैं और इसके बाद अब आपके सीडीपी मतलब बाल विकास से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद आपके क्वेश्चन कौन से आएंगे, बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इसलिए सभी पहले एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दें और क्लास को लाइक भी करें। ठीक है, क्लास को शेयर और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपने क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया होगा। अब हमारे सीडीपी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जल्दी आप सभी लोग, अब बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी बाल विकास के क्वेश्चंस लगाना चालू कर दीजिए। बताइए। अब आपके पहला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और सभी लोग क्वेश्चंस लगाते हुए चलेंगे और साथ साथ में सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि तत्परता का नियम बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है, तत्परता का नियम या एकता का नियम या फिर व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत इनमें से कौन सा है, वृद्धि और विकास के लिए, है ना। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। जो व्यक्तिगत अंतर जो किया जाता है उसका जो सिद्धांत है ये क्या है, विकास और बुद्धि का प्रमुख सिद्धांत है। क्या है, विकास और बुद्धि का प्रमुख सिद्धांत है। तो राइट आंसर ये है। बाकी ये सब भी हैं लेकिन इसमें से मुख्य पूछा था इसलिए ये आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास कैसा परिवर्तन है। विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या फिर नकारात्मक है। तो विकास किस प्रकार का परिवर्तन है, तो देखिए विकास जो है वो कैसा है, तो गुणात्मक
और मल्टीप्लाई मात्रात्मक, दोनों प्रकार का है ना, ठीक है। मात्रात्मक, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गुणात्मक प्रकार है। कैसा है, गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है, एक प्रकार से गुणात्मक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये विकास का सिद्धांत है। या फिर विकास हमेशा रेखीय प्रतीक होता है, या ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, या विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। बताइए कौन सी क्रिया जो है वो विकास की प्रक्रिया नहीं है। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो देखिए इसमें से विकास का सिद्धांत कौन सा है, तो विकास का सिद्धांत इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो सभी जो विकास की दर सामान्य नहीं है, है ना, सभी की जो विकास की दर जो है सामान्य नहीं है, ये विकास का सिद्धांत है ना। ये रेखीय प्रतीक नहीं होता, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऐसा नहीं, ये तो निरंतर चलती है, ठीक है। और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित ही होती हैं, इसमें भी ये गलत, लेकिन सभी प्रक्रियाएं विकास दर समान नहीं होती, ये बिल्कुल सही है। कोई तेजी से बढ़ता है, कोई थोड़ा धीमा बढ़ता है, कोई छोटा, तो सब में विकास अलग अलग गति से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बताइए किस आयु तक आते आते जो है मानसिक विकास जो है अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो 10 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु में, या फिर 10 से लेकर 20 वर्ष तक की आयु में, या 20 से 25, या फिर 5 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु में। बताइए किस वर्ष की आयु तक जो है वो मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 से लेके, ठीक है, 10 से जो 15 से लेके 20, या फिर 10 से लेके 20 वर्ष तक की जो आयु होती है, कितनी, वैसे तो कितनी होती है, 15 से 20 होती है, लेकिन 15 से 20 ऑप्शन नहीं है, इसलिए 10 से लेके 20 वर्ष तक की आयु जो रहती है उसमें आपकी जो मानसिक विकास होता है वो उच्चतम सीमा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित है। बताइए किस तरीके से मनोविज्ञान जो है सामान्यतः मानव की भावनाओं से संबंधित है, या विचारों से संबंधित है, या आचरण से संबंधित है, या इनमें से सभी से संबंधित है। सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए भी चलेंगे, और क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए बताइए कि जो मनोविज्ञान सामान्यता किससे संबंधित है, तो याद रखें भावनाओं से भी संबंधित है, विचारों से भी संबंधित है, और आचरण से भी संबंधित है। तो उपरोक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को किसी भी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। बताइए किस तरीके की, तो किसी भी मतलब शिक्षा किसी भी व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी कैसी बेहतर बनाने में, या फिर संतोषजनक बनाने में, या और सार्थक बनाने में, या सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। किस तरीके की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, बेहतर बनाने के लिए, संतोषजनक बनाने के लिए, या सार्थक, या फिर सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए होती है ना, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण होती है, बेहतर बनने के लिए भी होती है, संतोषजनक के लिए भी होती है, और हमें सार्थक बनाने के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के विकास करना। किस तरीके का, ज्ञान का विकास करना, शरीर का विकास करना, व्यक्तित्व का, या बुद्धिमत्ता का। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूछा है इसमें, है ना, मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आप एक बच्चा
जो है एजुकेशन ले रहा है तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? ज्ञान का विकास होना, उसके शरीर का विकास होना, उसके व्यक्तित्व का या उसकी बुद्धिमत्ता का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास होना। उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वो क्या करता है? शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी उपलब्धि जांचने के लिए जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? अच्छी उपलब्धि की जांच का क्या एक अभिलक्षण नहीं है? पूछा है। ठीक है, विधि मान्यता या विश्वसनीयता या द्व्यर्थता या फिर वस्तुनिष्ठ, बताइए क्या नहीं है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच के लिए एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो राइट आंसर क्या है? द्व्यर्थता। क्या नहीं है? द्व्यर्थता इसका सही लक्षण नहीं। जबकि विधिमान्यता बिल्कुल उपलब्धि जांचने के लिए विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन द्व्यर्थता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? बताइए, बच्चे का पहला शिक्षक कौन है? माहौल, शिक्षक या माता पिता या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, सभी लोग बता देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, जो बच्चों के पहले शिक्षक कौन होते हैं? उसके माता पिता होते हैं। कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती? किस एक इनमें से किसको एक प्रोजेक्ट की सहायता सामग्री नहीं मानी जाती है? स्लाइड प्रोजेक्टर को या ओवरहेड प्रोजेक्टर को या ब्लैक बोर्ड को या एपीडिया स्कोप को? बताइए किसको नहीं माना जाता है? इनमें से किसको एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाएगा? स्लाइड प्रोजेक्टर को या ओवरहेड प्रोजेक्टर को, ब्लैक बोर्ड को या फिर एपीडिया स्कोप को? देखो, प्रोजेक्टर पे कौन नहीं चलता? ब्लैक बोर्ड नहीं चलता है, इसलिए ब्लैक बोर्ड प्रोजेक्टर के अंतर्गत नहीं आएगा। जबकि स्लाइड प्रोजेक्टर भी होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एपीडिया स्कोप भी प्रोजेक्टर सामग्री में आता है, लेकिन ब्लैक बोर्ड नहीं आता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है और संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। बताइए इनमें से अनुसंधान करने पर किसके बारे में पता चलता है? उपेक्षा सीखने की प्रक्रिया से प्रबल है, या अनभिज्ञता, या फिर अभिप्रेरणा, या फिर निरुत्साहन? बताइए क्या चीज़ एक जो है अनुसंधान मतलब किसी चीज़ का अनुसंधान रिसर्च करने पर पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में सबसे प्रबल चर होता है? तो याद रखें कौन? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसमें सबसे प्रबल होता है। देखिए, अगर आप आपको प्रेरणा आएगी, मोटिवेट होंगे, तभी आप है ना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा जो होती है वो प्रबल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र कौन सा है? अल्प मूल्य, या फिर थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं, या फिर विचारणीय मूल्य? जो पुस्तकालय जो होता है, स्कूल पुस्तकालय अल्प मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है, या थोड़े मूल्य का, या फिर ज़्यादा मूल्य नहीं, या फिर विचारणीय मूल्य का? तो देखिए, लाइब्रेरी वगैरह, स्कूल की जो लाइब्रेरी वगैरह होती है वो किस लिए होती है? तो वो एक विचारणीय मूल की होती है। उसमें आप एडिशनल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लाइब्रेरी वगैरह का उपयोग करते हैं। तो ये कैसा है? विचारणीय मूल है ना। कोई स्कूल में रखता भी है, कोई नहीं भी रखता है। तो ये एक कैसा है? विचारणीय मूल की शैक्षणिक तंत्र है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करेगा? निरुत्साहित किया जाना चाहिए। मतलब समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को हम निरुत्साहित किया जाना चाहिए, या अनदेखा कर देना चाहिए, या प्रोत्साहित करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? जो समूह बना के और सहभागिता के साथ सीखते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? निरुत्साहित करना चाहिए, अनदेखा कर देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर कुछ नहीं?
तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। सब मिलकर पढ़ें, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसी पढ़ाई को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है कब लागू किया गया था, बताइए। भारत सरकार ने जो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया था, 2006 में, 7 में, 8 में या फिर 9 में। तो देखिए ये कब का था, तो यहाँ से 6 से लेके 14 साल तक के जो बच्चे होते थे उनको मुफ्त और क्या अनिवार्य शिक्षा देना ज़रूरी है। और ये कब लागू किया गया था, तो 2009 में लागू किया गया था। ठीक है, वैसे 2010, 2009, 2010 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर 2009 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में है, बताइए किस तरीके का है। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 की, उसके अनुसार जो अधिगम होता है उसमें अपने स्वभाव में क्या होना चाहिए, निष्क्रिय और सरल होना चाहिए, निष्क्रिय और सामाजिक होना चाहिए, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, सक्रिय या सरल होना चाहिए, बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा होना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैसा होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए और एक सामाजिक होना चाहिए। चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए, शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या फिर सभी का। तो कोई भी एक टीचर है और एक स्टूडेंट है तो उनके बीच कैसा संबंध होना चाहिए, तो बिल्कुल स्नेह का होना ही चाहिए। ठीक है, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का तो बहुत ज़रूरी है, सम्मान का होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनमें से मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, या परिवार की सामाजिक स्थिति है, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, या परिवार की जो सामाजिक स्थिति, या फिर उपरोक्त सभी। बताएं कौन सा होगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सरकारी जो ऑप्शन होता है हमारा, उपरोक्त सभी बिल्कुल हो जाएगा। कि मानसिक विकास के लिए वंशानुक्रम भी प्रभावित होता है, परिवार के वातावरण से भी होगा और परिवार की सामाजिक स्थिति से भी होगा। तो जो सरकारी ऑप्शन होता है उपरोक्त सभी, हम वही आंसर लगाएंगे। राइट आंसर उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, बताइए। बुद्धि लब्धि पूछा है कि मानसिक आयु उसकी 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो अब उसकी बुद्धि लब्धि बताएं। तो देखिए IQ का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसके हिसाब से रख के देख लेते हैं। मानसिक आयु कितनी है, 12 है। ठीक है, और वास्तविक आयु कितनी है, 10 है, और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, एक 0 से 0 कट, इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 12 धम की 120। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगा। राइट आंसर कितनी हो जाएगी, इसकी बुद्धि लब्धि 120 हो जाएगी। तो राइट आंसर 120 है। चलिए परिपक्वता का संबंध है, बताइए किससे संबंधित है। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या फिर रुचि से है। तो अगर कोई परिपक्वता का संबंध अगर देखें तो किससे संबंधित है परिपक्वता,
विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिपक्वता विकास से संबंधित है। ठीक है, परिपक्वता बताता है कि इसका किस हिसाब से विकास हुआ है। ठीक है, तो परिपक्वता किससे संबंधित है? विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था होती है, बताइए बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या फिर कोई नहीं। तो देखिए अगर शैशवावस्था देखें, शैशवावस्था देखें तो ये कितनी होती है? तो 0 से लेके 2 वर्ष तक। फिर आती है फिर कौन सी आती है? मतलब कि पूर्वी बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था। ठीक है, बाल्यावस्था। ठीक है, और ये कितनी होती है? तो ये होती है 2 से लेके 6 साल तक की। फिर आती है बाल्यावस्था जो होती है 7 से लेके 12 साल तक की। तो इसमें कौन सी पूछी है? बाल्यावस्था पूछी है, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी? 12 साल तक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12 साल तक की हो जाती है। तो राइट आंसर 12 साल हो जाएगा। चलिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था कितनी होती है बताइए? प्राक संक्रियात्मक अवस्था जन्म से 24 माह तक की, या 2 से लेके 7 वर्ष तक की, या फिर 7 से लेके 21 वर्ष तक की, 11 की, या फिर 11 से अधिक। बताइए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था पूछा है उन्होंने। प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है कितनी वर्ष तक की होती है? तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो है वो कितनी होती है? 2 से लेके 7 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 2 से लेके 7 वर्ष तक की होती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले संवेदी आता है, संवेदी होती है 0 से 2, फिर प्राक होती है कितनी? 2 से 7, फिर कौन सी होती है? अमूर्त होती है, मूर्त होती है ना, और एक अमूर्त होती है। तो 3 होती हैं। ठीक है, तो संवेदी प्राक कितनी है? तो प्राक होती है 2 से लेके 7 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे किशोर मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? किशोर मनोविज्ञान का स्टैनली हॉल, गैरिसन को, है ना, फिर या फिर गेसेल को, या थर्नडॉय को। किशोर मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो किशोर मनोविज्ञान पिता को मनोविज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल को। किसको? स्टैनली हॉल को। ठीक है, किशोर मनोविज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल को कहा जाता है। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? बताएं कि जो भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना जो है किसने प्रतिपादित की थी? पियाजे ने की थी, या फिर युंग ने, या वाइगोत्स्की ने, या बेहार्फ ने? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सापेक्षता परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो बेहार्प ने की थी। किसने की थी? बेहार्प ने की थी। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताइए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहाँ तक की है? बताइए, जन्म से लेके 2, तो ये तो संवेदी हो गई, है ना, ये कौन सी है? संवेदी है। और अभी हाल हमने देखा 2 से लेके 7 वर्ष तक कौन सी होती है? तो ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। अब पूछ रहा है मूर्त संक्रियात्मक, तो मूर्त संक्रियात्मक होती 7 से लेके 11 तक। कितनी होती है? 7 से लेके 11 तक होती है। और फिर अमूर्त जो होती 7 से ऊपर की होती है ना, 7 से 11 तक की मूर्त, और अमूर्त कितनी? 11 से ऊपर तक की। ठीक है, चल नेक्स्ट देखते हैं। बताइए, किसने ये मत दिया था कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? जो भाषा जो है वो विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है, ये किसने कहा था? फ्रॉइड ने बोला था। ठीक है, फ्रॉइड ने बोला था, वुंट ने बोला था, पियाजे ने बोला था, या बेहार्फ ने बोला था? बताएं, किसने ये मत दिया था कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने बोला था ये? तो ये बोला था बेहार्फ ने बोला था। किसने बोला था? बेहार्फ ने ही बोला था। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लास को शेयर सभी लोग ज़रूर कर देंगे, क्लास को शेयर भी करेंगे और क्लास को लाइक भी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, और बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? बताइए, सजीव चिंतन की, या केंद्रीयता की, या पारंपरिकता की, या वस्तु स्थायित्व की। जो एक छोटा सा बच्चा है वो ये कह रहा है कि जो सूरज है वो आज उदास है, तो ये मतलब कि उसकी जो किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति हो रही है। तो बच्चा ये क्या सजीव चिंतन की बात कर रहा है। किसका कर रहा है? वो सजीव चिंतन की बात कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सजीव चिंतन की अभिव्यक्ति कर रहा है। चल नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय है? बताइए, इनमें से कौन सा निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्यय से है? तो कॉनरेड लॉरेंज का, या फिर क्लार्क हॉल का, या कैरन हर्नी का, या C.G. यूंग का? बताइए किसने बोला मुख्य मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों के बारे में किसने कहा है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरन हर्नी ने। किसने? कैरन हर्नी ने इसके बारे में कहा है कि संबंध दुख, चिंता और मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षा द्वारा प्रभावित होता है? बताइए, बच्चे का किस प्रकार का विकास होगा विद्यालय और शिक्षा से? मानसिक विकास होगा, या फिर सामाजिक विकास होगा, संवेगात्मक विकास होगा, या फिर सभी प्रकार का विकास होगा? बताएं किस प्रकार का होगा? बच्चे का किस प्रकार का विकास जो है विद्यालय में किया जाता है? सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे, आंसर लगाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार का विकास होता है बच्चे का। देखिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो किस प्रकार का विकास होता है? सभी प्रकार का, है ना। स्कूल में सभी प्रकार का विकास होता है, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, सभी प्रकार का विकास किया जाता है। कहाँ पर होता है सभी प्रकार का विकास? तो स्कूल में सभी प्रकार का विकास होता है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विश्वास की प्रथम अवस्था बताया है? बताएं किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विश्वास की प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? फ्रॉइड ने, पियाजे ने, या फ्रोम ने, या एरिक्सन ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? एरिक्सन ने दिया है। किसके? तो मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास की प्रथम अवस्था बताया था किसने? एरिक्सन ने बताया था। किसने बताया था? एरिक्सन ने बताया था। राइट आंसर एरिक्सन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, तो ये आदत कैसी है? विचार संबंधी आदत है, भावना संबंधी आदत है, या फिर नाड़ी मंडल संबंधित आदत है, या फिर नैतिक आदत है? बताएं किस प्रकार की आदत है? अगर कोई एक बच्चा जो है दूसरे बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाता है तो ये किस प्रकार का है? तो ये उसकी नैतिक आदत है। ठीक है, वैसे ये नैतिक है, सहानुभूति बताएगा, लेकिन इसमें भावना संबंधी आदत है, ये उससे भी दिया है, तो ये भावना संबंधी आदत हो जाएगी। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होते हैं। आज के क्वेश्चन हमारे आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जाते समय क्लास को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, सभी के साथ
क्लास को साझा ज़रूर कीजिएगा। जैसा आज का थंबनेल था उसी तरीके से हमने आपको CDP के क्वेश्चंस भी कराए, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ये जो है इसके बाद हम जो एक और क्लास लेकर आएंगे जो कि आपकी आज की क्लास में ही एक और क्लास रहेगी जिसमें हम आपको खंड A, खंड B, खंड C और खंड D, ये मतलब चारों खंड आपको एक ही क्लास में पूरा पेपर जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसको पूरा आपको सॉल्व कराएंगे। फिर चाहे वो उसमें मैथ है, उसमें रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, सब कुछ आ जाएगा उसके अंतर्गत। तो हम आपको वही कंप्लीट कराएंगे। तो आप ज़रूर क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, सारे क्लास देखिए, आपके क्वेश्चन सही हों इसके लिए प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।